हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज का जो हमारा फार्मूला है फाइनेंशियल ग्रुप के अंतर्गत, वो हम डीबी और डीडीबी फंक्शन के बारे में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, ये डीबी और डीडीबी फंक्शन क्या होता है, इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है और ये कैसे काम करता है, इन सब की जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, ये जैसा कि आप अपने स्क्रीन में अभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल ग्रुप के अंतर्गत यहाँ पे आपको मिलेगा डीबी और डीडीबी का ये फंक्शन। तो चलिए इसको हम इसमें काम करने से पहले, जैसा कि हमने आपको हर वीडियो में बताया है कि इसमें काम करने से पहले हम सभी के बारे में पहले डिटेल में जान लेते हैं कि ये फंक्शन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और कहाँ काम करते हैं, इनकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है। ये सारी डिटेल हम पहले डिस्कस करेंगे, इसके बाद फिर हम इनका प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा है, इन्हीं में हम डीबी और डीडीबी जो फार्मूला है, एक्सेल के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं, इनको हम यूज करेंगे। तो चलिए पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप अपने स्क्रीन में अभी देख रहे हैं कि डीबी और डीडीबी फंक्शन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, डीबी का फुल फॉर्म होता है डिक्लाइनिंग बैलेंस। डिक्लाइनिंग बैलेंस मतलब होता है कि जो गिरता हुआ संतुलन होता है ना। जैसे किसी भी वस्तु की जो कीमत है, उस कीमत में जो भी गिरावट आती है, उसी को डिक्लाइनिंग बैलेंस कहा जाता है। ठीक है। और डीडीबी का मतलब है कि डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस। डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मतलब होता है कि जिस भी वस्तु के कीमत में दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक गिरावट आती है, वहाँ पे हम डीडीबी फंक्शन का यूज करते हैं। और जहाँ पे थोड़े थोड़े करके गिरावट आती है उसकी कीमत में, वहाँ पे हम डीबी यूज करते हैं। अभी हम आगे जानेंगे कि कहाँ हम डीबी फंक्शन यूज करेंगे और कहाँ डीडीबी यूज करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि डीबी फंक्शन क्या होता है। देखिए, डीबी फंक्शन एक एसेट का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। डिप्रिसिएशन मतलब कि उसमें जो मूल्य ह्रास होता है, मूल्य जो घटता है। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है कि कीमत में कमी, मूल्य में कमी जो होती है, उसको कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो शुरुआती वर्षों में अधिक डिप्रिसिएशन करता है और बाद के वर्षों में कम डिप्रिसिएशन करता है। जो पहले वर्ष में है तो उसमें डिप्रिसिएशन ज़्यादा लगाता है और बाद के वर्षों में धीरे धीरे उसको कम करता जाता है। यह एक निश्चित डिप्रिसिएशन रेट का उपयोग करता है जो समय के साथ बुक वैल्यू पर लागू होता है। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि जैसे अगर हम कोई वस्तु 10,000 रुपये की खरीदे हैं, नई वस्तु, उसकी नए में कीमत है 10,000 रुपये, तो उसकी जो बुक वैल्यू हुई वो क्या हो गई, 10,000 रुपये। एक साल बाद अगर हम उस वस्तु को बेचना चाहते हैं तो क्या उसकी वैल्यू 10,000 रहेगी? नहीं रहेगी। तो उस समय कितना हमको उसमें उसके मूल्य में गिरावट लाना है और कितनी गिरावट आनी चाहिए, उसका कैलकुलेशन हम डीबी फंक्शन से लगाते हैं। और जो हमारा मूल्य में जो कमी आएगी, उस कमी को हम शुरुआती के दिनों में नए की कीमत को घटाने के बाद जो हमारा बैलेंस बचेगा, वो हमारा प्रेजेंट बुक वैल्यू कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। तो डीबी फंक्शन फार्मूला को यूज करने का जो सिंटेक्स है वो यही होता है। देख लीजिए आप स्क्रीन में, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हम इक्वल का सिंबल लगाते हैं, जैसा कि हम हर एक अपने एक्सेल के फंक्शन में लगाते हैं। फिर डीबी लिखते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट, ये पहले लिखते हैं कॉस्ट, इसके बाद सैलवेज, लाइफ और पीरियड। ये सब क्या होते हैं, कॉस्ट क्या होते हैं, सैलवेज क्या है और लाइफ क्या है, पीरियड क्या है, इन सब के बारे में हम आपको आगे डिस्कस करके बताएंगे। कि देखिए, कॉस्ट का मतलब होता है कि वो कीमत जो शुरुआती दिनों में नए में जिसकी कीमत थी। सैलवेज का मतलब है कि जैसे हमने कोई भी वस्तु खरीदा है और उसकी जो लाइफ है, हम उसको मान के चलते हैं कि 5 साल है। जैसे मान लीजिए कि हम एक मोबाइल या कि कोई कंप्यूटर खरीदते हैं या कोई मोबाइल खरीदते हैं,
हम ये मान के चलते हैं कि जिस दिन से हमने उस मोबाइल या उस डिवाइस को ख़रीदा है उस दिन से लेकर 5 साल तक इसकी लाइफ है। ठीक है, भले ही वो 5 साल के अंदर ख़राब हो या वर्किंग कंडीशन में हो, लेकिन हम उसकी लाइफ को 5 साल ही मान के चलेंगे, एक एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, तो 5 साल बाद उसकी कीमत क्या होनी चाहिए, एक संभावित कीमत हम वो लिखते हैं, और वही संभावित कीमत हमारी कहलाती है सैल्वेज वैल्यू। तो कॉस्ट क्या हुआ, जब हम नए नए में ख़रीदे थे तो उसकी कीमत क्या थी, 5 साल बाद उसकी संभावित कीमत कितनी होनी चाहिए, लाइफ कितने साल की लाइफ में, 5 साल की लाइफ में। पीरियड क्या है, पीरियड का मतलब ईयर है, वर्ष से इसका मतलब है कि पहले वर्ष में, कि दूसरे वर्ष में, कि तीसरे वर्ष में, कि चौथे वर्ष में। ठीक है, हर वर्ष का डिप्रिसिएशन अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस तरह से जब हम डीबी फंक्शन लगाते हैं तो ये काम करता है। अब देखिए इसका जो मैथमेटिकल वर्क होता है अंदर, जैसे हम डीबी फंक्शन लगा दिए और हमको रिजल्ट मिल गया, पर हमको ये नहीं पता होता कि अगर हम इसको मैनुअल तरीके से करना चाहें तो कैसे काम करेगा। तो मैथमेटिकल कार्य जो एक्सेल के अंदर होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि कॉस्ट को सैल्वेज वैल्यू से पहले माइनस करते हैं, फिर इनटू करके 1 लाइफ, एक को लाइफ से भाग देते हैं। लाइफ मतलब क्या होता है, 5, मतलब जितने साल की उसकी लाइफ है उस मशीन या उस डिवाइस की, तो उसको यहाँ लाइफ से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिप्रिसिएशन हमारा निकल आता है, जो डिक्लाइनिंग बैलेंस है वो हमारा निकल आता है। तो दोस्तों ये है डीबी बैलेंस या डीबी फंक्शन। अब समझ लेते हैं कि डीडीबी फंक्शन क्या होता है। डीडीबी का मतलब होता है दोस्तों डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस। इसका क्या काम होता है कि डीडीबी फंक्शन भी डिक्लाइन बैलेंस मेथड का उपयोग करता है, लेकिन यह दोहरी दर यानी डबल रेट का उपयोग करता है, जिससे शुरुआती वर्षों में बहुत अधिक डिप्रिसिएशन होता है। इसमें क्या होता है, दोनों ही फंक्शन चाहे वो डीबी हो या डीडीबी हो, दोनों फंक्शन क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन ही कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इसमें अंतर क्या है कि जो डीडीबी होता है वो डबल रेट से डिप्रिसिएशन लगाता है ना, लेकिन जो हमारा डीबी है वो सिंगल रेट से डिप्रिसिएशन लगाता है। जैसे यहाँ देखिए कि 1 लाइफ है और यहाँ पे आप देख लीजिए कि 2 लाइफ है, मतलब डबल डिप्रिसिएशन लगाता है, डबल रेट से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करता है। अभी हम ये भी जानेंगे कि किस वस्तु के लिए हम डीबी फंक्शन लगाएंगे और किस वस्तु के लिए हम डीडीबी फंक्शन लगाएंगे, ये भी आगे हम जानेंगे। बाकी डीबी और डीडीबी फार्मूला के लिए जो वेरिएबल है हमारे पास वो सेम ही रहेंगे, जैसे कॉस्ट, सैल्वेज वैल्यू, लाइफ और पीरियड, है ना। इन सब का वेरिएबल जो है तो सेम ही रहेगा, लेकिन रिजल्ट दोनों का अलग अलग आएगा। अभी हम इनका प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, अब इसमें डीबी और डीडीबी में हम थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं और इसकी उपयोगिता को समझ लेते हैं कि अंतर क्या है और इन दोनों की उपयोगिता हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो अंतर है डिप्रिसिएशन रेट का, है ना। तो डीबी फंक्शन क्या करता है कि डीबी फंक्शन में डिप्रिसिएशन रेट कम होती है ना। हमने पहले ही बताया था कि जो डीबी फंक्शन है डिक्लाइनिंग बैलेंस, तो ये इसमें डिप्रिसिएशन का रेट कम होता है और समय के साथ कम होती जाती है। ठीक है, मतलब जितना कम हुआ तो जैसे जैसे हमारा ईयर बढ़ता जाएगा तो हालांकि डिप्रिसिएशन लगेगा, मतलब मूल्य में कमी आएगी, लेकिन धीरे धीरे आएगी। ठीक है, वहीं अगर हम डीडीबी की बात करें तो डिप्रिसिएशन रेट दोगुनी होती है और शुरुआती वर्षों में बहुत अधिक होती है। ठीक है, डीबी में क्या होता है कि धीरे धीरे कम होता है, लेकिन डिप्रिसिएशन में दोगुने रेट के हिसाब से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है और शुरुआती वर्षों में बहुत अधिक डिप्रिसिएशन लग जाता है। ठीक है, बुक वैल्यू, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, बुक वैल्यू क्या है कि डीबी में यह वर्तमान बुक वैल्यू का उपयोग करके कैलकुलेशन करता है। वर्तमान में इसके पास जितना वैल्यू है, जितना कीमत है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करता है।
डीडीबी क्या करता है, यह भी वर्तमान बुक वैल्यू का उपयोग करता है, लेकिन दोहरी दर से, डबल रेट से करता है, ठीक है। और जो डीबी होता है वो सिंगल रेट से करता है, ठीक है। अब देखिए डीबी और डीडीबी का उपयोग कहाँ होता है, कहाँ उपयोग होता है, तो देखिए डीबी इसे उन एसेट्स के लिए, एसेट्स मतलब होता है दोस्तों सामान या सामग्री, ठीक है। एसेट्स मतलब जो कॉमर्स की भाषा में इसको हम आइटम कहते हैं, जो भी हमारे पास संपत्ति होती है ना, जो संपत्ति होती है उसको एसेट्स कहा जाता है। इसे उन एसेट्स के लिए उपयोग किया जाता है जो नियमित अंतराल में वैल्यू खोते हैं, है ना, जैसे कि मशीनरी। मतलब डीबी जो हमारा फंक्शन है वो उन एसेट्स के लिए उपयोग होता है जिनका जो कीमत है दिन प्रतिदिन घटता जाता है। जैसे कोई मशीनरी आइटम हो गया, मशीनरी आइटम में क्या है कि इनकी जो कीमत है तो दिन प्रतिदिन घटती जाती है, क्योंकि ये मशीनरी आइटम है, रोज़ चलने वाले हैं, ठीक है। तो आज इसकी कीमत में इतना गिरावट आया, अगर 1 महीने बाद हम उसको बेचेंगे तो उसके कीमत में और गिरावट आएगी, ऐसे धीरे धीरे करके वो घटेगी उसकी कीमत, लेकिन इकट्ठा नहीं घट जाएगी, ठीक है। अब वहीं अगर बात करें डीडीबी की, तो इसे उन एसेट्स के लिए उपयोग किया जाता है जिनकी शुरुआत में तेज़ डिप्रिसिएशन होती है, जैसे कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी उपकरण। अब देखिए डीडीबी उन एसेट्स में, उन संपत्तियों में यूज किया जाता है ये फंक्शन जिनकी डिप्रिसिएशन बहुत तेज़ी से घटता है ना, जिसकी कीमत सबसे तेज़ी से घटता है। हम आपको एक एग्जांपल देना चाहेंगे कि मान लीजिए कि आपने क्या किया है कि एक मोबाइल ख़रीदा वर्तमान में जिसकी कीमत 15,000 रुपये है, ठीक है, और वो वर्तमान समय में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मोबाइल है, ठीक है। लेकिन 1 महीने बाद उससे भी हैवी टेक्नोलॉजी की मोबाइल आ गई जिसकी भी कीमत 15,000 रुपये है। तो अब देखिए सिर्फ 1 महीने के अंतराल में हैवी टेक्नोलॉजी आ गई, और जो 1 महीना पहले मोबाइल ख़रीदी गई थी जिसकी कीमत 15,000 थी, 1 महीने के अंतराल में उससे एडवांस टेक्नोलॉजी की मोबाइल आ गई जिसकी कीमत भी 15,000 रुपये है। तो अब देखिए कितना तेज़ी से डिप्रिसिएशन हुआ। अब मान लीजिए कि आपने जो 1 महीना पहले मोबाइल ख़रीदा था उसको अगर आप 1 महीने बाद बेचेंगे तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी मार्केट में आ चुका है और उससे कम कीमत में अच्छे टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी मिल रहे हैं, ठीक लिए। तो इसलिए डीडीबी का हम वहाँ पे यूज करते हैं। समझ गए होंगे आप, है ना, कि डीबी और डीडीबी कहाँ कहाँ यूज करते हैं। डीबी जो है तो मशीनरी आइटम जैसे एसेट्स के लिए यूज होता है, और जो डीडीबी है वो कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी उपकरण जैसे एसेट्स के लिए उपयोग होता है, ठीक है। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है दिन प्रतिदिन इसमें एडवांस चीज़ें आती रहती है, ठीक है, इसमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। इसलिए इसमें आज हमने जो कंप्यूटर अगर 35,000 रुपये का ख़रीदा है या 40,000 रुपये का कोई लैपटॉप ख़रीदा है, अगर हम उसको 1 साल बाद या 2 साल बाद उसको बेचते हैं तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? क्योंकि इस 2 साल के दौरान में वो लैपटॉप और एडवांस कंडीशन में आ चुका है, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आ चुका है। तो जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति ख़रीदेगा तो वो एडवांस टेक्नोलॉजी को ख़रीदेगा। अगर वो सेकेंड हैंड लेता है तो उतना पैसा आपको नहीं देगा जितने में आपने ख़रीदा था। अगर आपने 40,000 का ख़रीदा था तो वो कोशिश करेगा कि हम 20,000 में आपसे ख़रीद लें। तो देखिए 2 साल के अंदर आपको 20,000 रुपये का नुकसान हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये नुकसान हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? डीडीबी फंक्शन के माध्यम से। समझ गए होंगे। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपके सामने लेके आते हैं। देखिए ये है कि मान लें कि आपके पास 10,000 रुपये की एक मशीन है, ठीक है, 10,000 रुपये की एक मशीन है जिसकी साल्वेज वैल्यू साल्वेज वैल्यू क्या होती है कि जैसे
5 साल बाद की कीमत या कि जितना भी उसका जीवन काल है, जितनी उसकी लाइफ है, उतने साल बाद उसकी कीमत क्या होगी। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि 10,000 रुपये की एक मशीन हमने खरीदी है, नई मशीन खरीदी है, जिसकी साल्वेज वैल्यू 1,000 रुपये है और जीवन काल माने लाइफ 5 साल है। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम डीबी मेथड यूज करेंगे तो इसका डिप्रिसिएशन कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट होगा कि भाई जिस साल हमने ये मशीन ख़रीदा तो 10,000 रुपये में थी, अगर इसको हम 1 साल बाद बेचना चाहते हैं तो इसका जो डिप्रिसिएशन है, इसके मूल्य में जो गिरावट आएगी, तो 10,000 में 3,690 रुपये की गिरावट आएगी और इसके बाद 10,000 में 3,690 रुपये घटाने के बाद जो पैसा बचेगा वो उसकी वर्तमान कीमत होगी अगर हम 1 साल बाद बेचते हैं तो। ठीक है, इसी तरह से ये दूसरे वर्ष में अगर हम दूसरे साल बेचते हैं, 2 साल यूज करने के बाद बेचते हैं, तो क्या होगा कि इसकी वैल्यू और ज़्यादा घट जाएगी। ठीक है, तो हमने पहले साल में इतना घटाया 10,000 के साथ, अब इसमें माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उसको हम दूसरे वर्ष के साथ माइनस करेंगे और फिर जो वैल्यू आएगी तो वो तीसरे वर्ष के लिए बुक वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, अगर हम डीबी मेथड यूज करते हैं तो। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया कि डीबी मेथड में सबसे पहले तेज़ी से डिप्रिसिएशन होता है, लेकिन डीडीबी में अगर आप देखेंगे तो और तेज़ी से डिप्रिसिएशन होता है। यहाँ पे देखिए कि 3,690 रुपये हुआ है, लेकिन डीडीबी फंक्शन में पहले साल का ही डिप्रिसिएशन कितना लगा दिया, 4,000 रुपये का। ठीक है, अगर आपने 10,000 का मोबाइल ख़रीदा है और उसको 1 साल बाद अगर आप बेचेंगे तो उसकी कीमत कितनी रह जाएगी, कितनी रह जाएगी, 10,000 में से 4,000 जब आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6,000 रुपये, है ना। तो जो मोबाइल आज आप 10,000 रुपये में ख़रीदे हो तो 1 साल बाद उसकी कीमत कितनी रह जाएगी, मात्र 6,000 रुपये। ठीक है, तो कितना माइनस होना है इसका कैलकुलेशन हम किस फंक्शन से लगाते हैं, डीडीबी मेथड से। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप डीडीबी और डीबी फंक्शन अच्छे से समझ गए होंगे इनके थ्योरी को कि ये कैसे काम करते हैं और कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो डीबी और डीडीबी दोनों फंक्शन डिप्रिसिएशन की गणना के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन वे अलग अलग रेट्स का उपयोग करते हैं। डीबी सामान्य डिप्रिसिएशन के लिए बेहतर होता है, जबकि डीडीबी तेज़ी से मूल्य घटाने वाले एसेट्स के लिए उपयोग होता है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों डीबी और डीडीबी की कंप्लीट जानकारी। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक पेज में आपका स्क्रीनशॉट नहीं आएगा, तो आप इसको ऐसे करके और ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके, और यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया है, जो उदाहरण लिया है, चलिए इसी का हम क्या करते हैं कि डीबी और डीडीबी फंक्शन का ये जहाँ इतना रिजल्ट दिखा रहा है तो हम इसको क्रॉस चेक करेंगे कि क्या ये सही दिखा रहा है। तो अब इसको प्रैक्टिकल करने के लिए हम चलते हैं अपने एक्सेल सीट में। ठीक है, ये देखिए आइटम की डिटेल हमने लिखा है कि जिसकी कॉस्ट है 10,000 रुपये जब नए नए में ख़रीदे थे। साल्वेज वैल्यू इसकी 1,000 होगी, कब, 5 साल बाद। लाइफ इसकी क्या है, 5 साल। अब देखिए इस आइटम में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आप कंप्यूटर का एग्जाम्पल ले लें या कोई मोबाइल का एग्जाम्पल ले लें या कि कोई ऐसी मशीनरी आइटम का एग्जाम्पल ले लें। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम इसमें डीबी फंक्शन का यूज करेंगे तो देखिए क्या होगा। हम सबसे पहले यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगाएंगे, यहाँ हमने लिखा डीबी और टैब करेंगे। ये देखिए हम आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं कि ये क्या क्या मांग रहा है, कॉस्ट, साल्वेज, लाइफ, पीरियड। ठीक है, मंथ जो है तो ये आपका ऑप्शनल है, इसमें परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम कॉस्ट लिखेंगे, तो कॉस्ट इसकी क्या है, 10,000 रुपीज़ है, तो हम इसमें क्लिक कर देंगे 10,000 में, तो इसका सेल एड्रेस B2 यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब इसको हम लगाएंगे कॉमा,
इसके बाद क्या पूछ रहा है, सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू के लिए कितना है, 1000 रुपये है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, फिर लगाएंगे कामा, फिर लाइफ इसकी क्या है, लाइफ में 5 साल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, फिर लगाएंगे कामा। अब पूछ रहा है पीरियड। अब देखिए यहाँ पे हमने दिया है पीरियड। पीरियड को आप ईयर भी कह सकते हैं, वर्ष, है ना, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष, क्योंकि हमने जो लाइफ बताया है कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का है ना, 5 ईयर्स का है, इसलिए हमने कितने ईयर लिखे हैं, 5। अभी हमको पहले ईयर का निकालना है। इतना लिखने के बाद हम यहाँ पे ये ईयर के लिए लिख देंगे और अब इसको ब्रैकेट क्लोज करके और इंटर बटन हम प्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए कितना आया है, 3690 रुपये। देखिए वर्ड की फाइल में इतना ही आया है। ये देखिए पहले वर्ष का डिप्रिसिएशन कितना आया है, 3690 रुपये आया है। ठीक है, अब इसी का मान लीजिए कि हम अगर डीडी भी निकालना चाहें तो देख लेते हैं कि कितना आएगा। अगर हम डीडी भी निकालेंगे तो यहाँ से हम फिर से इक्वल का सिंबल लगा के लिखेंगे DDB, टैब करेंगे। वेरिएबल सभी का सेम रहेगा, कॉस्ट कामा सैल्वेज वैल्यू कामा लाइफ कामा ईयर यानी पीरियड। तो यहाँ पे हम पहले के लिए निकाल रहे हैं, इसको ब्रैकेट क्लोज करके और इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो देखिए पहले साल का डिप्रिसिएशन कितना आ गया। अगर हम डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस निकालते हैं तो 4000 आता है, और यदि हम डिक्लाइनिंग बैलेंस बस निकालते हैं तो 3690 रुपये आता है। ठीक है, अब इसी को अगर हम नीचे तक ड्रैग करेंगे तो देखिए अभी रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, देखिए कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, इसको आप जब करेंगे तो यहाँ पर भी ऐसे एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, ये बता रहा है कि हमको नंबर मिल ही नहीं रहा है जो आपने डाला है। तो चलिए इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम डिलीट कर देंगे। आपने जो फार्मूला लगाया था तो इस फार्मूले में जो आपने सेल एड्रेस दिया है, इन एड्रेस को हमको क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा। लॉक करने के लिए हम F4 बटन प्रेस करेंगे। तो ये देखिए पहला हमारा लॉक हो गया। लॉक कैसे हो गया, डॉलर का सिंबल इसमें लग चुका है। इसी प्रकार इसको भी लॉक करेंगे, इसको भी लॉक करेंगे। लेकिन ये जो E2 का एड्रेस है जो ईयर को बताता है, इसको हम लॉक नहीं करेंगे। क्यों नहीं लॉक करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको लॉक कर देंगे तो फिर ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। लॉक करने का मतलब है कि ये सेल एड्रेस इसके बाद आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमको तो आगे तक ले जाना है ईयर को, इसलिए हम ईयर वाले को लॉक नहीं कर रहे हैं जिसका एड्रेस है E2। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम इंटर कर देंगे। ठीक है, फिर जब हम इसको ऐसे ड्रैग करेंगे पकड़ के तो ये देखिए यहाँ तक ऐसे आ गया। ठीक है, एक बार आप मिलान कर सकते हैं कि पहले साल का डिप्रिसिएशन 3690 है, तो यहाँ पे वर्ड फाइल में देखिए DB में 3690। दूसरे वर्ष का जो डिप्रिसिएशन है 2328, ये देखिए 2328। तीसरे वर्ष का है 1469, तो यहाँ पे देख लीजिए 1469 है। इसके बाद है चौथे वर्ष के लिए 927 और पाँचवें वर्ष के लिए 585 है। ये देखिए 585 आ रहा है। इसी प्रकार से जो DDB का हमने लगाया है इसको भी हम पहले लॉक कर लेते हैं, F4 बटन प्रेस करके यहाँ से ऐसे, और इसको यहाँ से हम इंटर कर देंगे और इसको भी हम क्या कर देंगे, ऐसे ड्रैग कर देंगे। ठीक है, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो सेम आना चाहिए। तो देखिए 9000 आ रहा है और यहाँ पे ये भी 9000 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए 9000 क्यों आ रहा है, क्योंकि 5 साल के दौरान इस 10,000 की कीमत 9,000 रुपये घट जाएगी। जो सैल्वेज बचेगी वो कितनी बचेगी, मात्र 1,000 रुपये बचेगी। इसीलिए ये दिखा रहा है कि पहले साल में कितना घटेगा। अगर आप सामान्य के लिए लगाते हैं, अगर आप सिंगल डिप्रिसिएशन लगाते हैं तो पहले साल में 3690 घटेगा।
लेकिन अगर आप डबल डिप्रिसिएशन लगाते हैं तो पहले साल में 4000 डायरेक्ट घट जाएगा। और इसमें फिर देखिए 3690 के बाद 2328 है ना, और यहाँ पे 1469, फिर 927, फिर 585, ठीक। और डबल डिप्रिसिएशन में लगाने के बाद पहले साल में ये 4000 घटेगा, दूसरे साल में 2400, तीसरे साल में 1440, ठीक है, चौथे साल में 864 और पाँचवें साल में 296, ठीक है। इस तरह से इसमें डिप्रिसिएशन हम लगाते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि पहले साल, मान लीजिए कि हम कोई एक आइटम है, हम एक मोबाइल ही खरीदे 10,000 रुपये की, ठीक है। आइटम डिटेल्स यहाँ चलिए हम लिख देते हैं कि मोबाइल है, ठीक है। ये हम एक लिख दिए कि ये क्या है, मोबाइल के लिए हमने इधर बनाया है इसको, ठीक है। एक मोबाइल हमने ख़रीदा है जिसकी कीमत 10,000 रुपये है, ठीक है। अब इस मोबाइल को हम ये मान के चलते हैं कि ये मोबाइल, इसका जो लाइफ है वो 5 साल का है, ठीक है। 5 साल तक हम इसको चलाएंगे। अगर 5 साल के अंदर मोबाइल ये ख़राब हो जाती है, ठीक है, तो भी हम बेच देंगे। और यदि ख़राब नहीं होती है, ख़राब अगर नहीं होती है, वर्किंग कंडीशन में है, तो भी ये इसको हम बेचना ही पड़ेगा। और 5 साल बाद इसकी जो सैल्वेज वैल्यू होगी, वो कीमत होगी 1000 रुपये ही होगी, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि अगर हम 5 साल के अंदर नहीं, अगर हम 1 साल के अंदर ही बेचना चाहें तो इसकी कीमत क्या होगी? तो इसकी कीमत क्या होगी? अगर हम इसको, इस मोबाइल को बेचना चाहें तो इसकी कीमत क्या होगी 1 साल बाद? इसमें हम किस में घटाएंगे? जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर मोबाइल है या कोई इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसमें कौन सा फंक्शन लगाते हैं? बिल्कुल सही, DDB लगाते हैं। तो ये मोबाइल है और इसको हम 1 साल चलाने के बाद जब हम बेचेंगे तो इस मोबाइल की वास्तविक कीमत क्या होगी, क्या होनी चाहिए? तो हम इसको क्या करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे और इस कास्ट में से जो डिप्रिसिएशन आया है इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इस मोबाइल को हम 10,000 में ख़रीदते हैं और 1 साल चलाने के बाद अगर हम इसको बेचना चाहें तो इसकी कीमत कितनी घट जाएगी? 4000 रुपये घट जाएगी। तो मोबाइल की एक्चुअल कीमत क्या होगी, जिसको कहते हैं बुक वैल्यू, बुक वैल्यू क्या हो जाएगी? 6000 रुपये। ये बुक वैल्यू कहलाती है दोस्तों, ठीक है, जितनी कीमत बचती है। पर मान लीजिए कि अगर हम 1 साल बाद नहीं बेचना चाहते, हम 2 साल चलाने के बाद बेचना चाहते हैं, ठीक है। कितना? 2 साल चलाने के बाद बेचना चाहते हैं, तब इसकी कीमत कितनी होगी, ठीक है। तो अब देखिए, 1 साल बाद अगर आप बेचते तो आपको 6000 मिलता। अब 2 साल बाद चलाना चाहते हैं, 2 साल चलाने के बाद बेचना चाहते हैं, तो क्या होगा फिर? अब इसकी वर्तमान वैल्यू कितनी हो गई है? 6000 रुपये हो गई है ना। तो इस 6000 रुपये में हम माइनस करेंगे दूसरे साल का जो डिप्रिसिएशन है, ठीक है। तो ये देखिए, अब इसकी कीमत कितनी हो गई है? 3600 रुपये हो गई है, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग ही कर देते हैं यहाँ, ठीक है। अगर आप 2 साल बाद चलाने, इस मोबाइल को 2 साल चलाने के बाद बेचेंगे तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 3600 रुपये मिलेगी, ठीक है। अगर आप 3 साल बाद बेचना चाहेंगे तो अब इस मोबाइल की वर्तमान कीमत क्या हो गई? 3600 रुपये। और 3600 रुपये में 1440 रुपये जब आप घटाएंगे और जो रुपये बचेगा वो इसकी वर्तमान वैल्यू कहलाएगी उस मोबाइल की। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ से। इसकी वर्तमान वैल्यू 3600 है और माइनस 1440। अब देखिए, अब कितना हो गया? अगर आप 3 साल बाद इस मोबाइल को बेचते हैं तो इस मोबाइल की कीमत कितनी होनी चाहिए? 2160 रुपये। अगर आप 4 साल बाद इसको बेचना चाहते हैं तो इसकी कीमत क्या होनी चाहिए? 2160 में से
864 को माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया 1296 रुपये। ठीक है, और 1296 रुपये हो गया अगर आप इस मोबाइल को 4 साल में बेच देते हैं तो। ठीक है, और यदि आप 4 साल चलाने के बाद 5वें साल बेचना चाहते हैं तो इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए? हमने सालवेज में क्या बताया है कि 1000 रुपये। ठीक है, तो इसकी कीमत अब कितनी होगी? 1296 में से ये 296 माइनस कर दो। अब देखो इसकी कीमत क्या हो गई? 1000 रुपये। और 1000 रुपये तो हमने पहले ही बता दिया था कि अगर आप इस 10,000 के मोबाइल को 5 साल चलाने के बाद बेचते हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, ये देख लीजिए इतने तेज़ी से इसमें इसके कीमत में गिरावट आ गई है। क्यों आ गई है? क्योंकि ये एक मोबाइल है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इसलिए इसमें क्या हुआ है? डबल डिप्रिसिएशन लगा हुआ है। ठीक है, डबल डिप्रिसिएशन का इसमें मेथड यूज किया गया है। बहुत तेज़ी से इसका जो कीमत है वो घट रहा है, इसलिए जो मोबाइल 5 साल पहले जिसकी कीमत 10,000 रुपये थी और 5 साल बाद उसकी कीमत मात्र 1000 रुपये हो जाएगी, है ना। इसका मतलब कि इसमें माइनस कितना हुआ? 9000 रुपये। ये देखिए, है ना, हर साल का हमने यहाँ पे निकाल दिया है। ठीक, पर मान लीजिए कि अगर ये मोबाइल ना हो करके कोई मशीन होती, ठीक है, कोई मशीन होती, जैसे मान लीजिए कि कोई सिलाई मशीन है ना, कोई एक सिलाई मशीन हम खरीदते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं अपेरियल। अपेरियल की स्पेलिंग जो भी होती होगी दोस्तों आप लोग जानिएगा। अपेरियल का मतलब होता है सिलाई। ठीक है, अब सिलाई मशीन अगर मान लीजिए हम खरीदते हैं, अब तो सिलाई मशीन के लिए 10,000 में अगर हम खरीदते हैं और इसका अगर हम इसको यूज करने के बाद 5 साल यूज करने के बाद इसको अगर हम बेचना चाहें तो इसकी भी कीमत 1000 होगी। लेकिन अगर हम किसी सिलाई मशीन को एक बार यूज किए, 1 साल तक चलाए, 1 साल तक चलाने के बाद अगर हम उसको बेचना चाहते हैं तो हम ये निकालेंगे कि इस मशीन में कितना इसका वैल्यू घटेगा। तो यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? डीबी फार्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सिलाई मशीन है, कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है कि उसमें कुछ एडवांस चीज़ें रोज़ दिन आती हैं, है ना। वो एक मशीन है और मशीन में जो डिप्रिसिएशन लगता है उसमें डीबी मेथड लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डीबी मेथड कैसे लगाएंगे ये देख लीजिए। इसको थोड़ा सा हम इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा? इक्वल टू, सबसे पहले 1 साल के लिए निकाल रहे हैं तो ये माइनस, ये देखिए। अब देखिए जहाँ पे एक मशीन जो अगर मोबाइल हम 10,000 की ख़रीदते और उसको 1 साल बाद बेचते तो 6,000 रुपये की होती। लेकिन अगर हम यहीं पे कोई एक सिलाई मशीन ख़रीदे हैं 10,000 रुपये की और अगर उसको 1 साल चलाने के बाद हम उसको यदि बेचते हैं तो उसकी कीमत कितनी मिलेगी हमको? 6,310 रुपये। यहाँ पे 310 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, अगर 2 साल तक चलाने के बाद हम इसको निकालेंगे तो क्या आएगा? वर्तमान वैल्यू में यहाँ पे इसको हम माइनस कर देंगे इससे, तो ये देखिए अब इसकी कीमत कितनी हो गई है? 3,982। देखिए यहाँ पे इन दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा है ना कि इस वाले में ये डीडीबी बुक वैल्यू है, इसमें हम चलिए लिख देते हैं कि डीडीबी बुक वैल्यू। ठीक है, और ये क्या है? डीबी बुक वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हम ये अलग अलग आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि अगर हम डीडीबी लगाते तो कितना तेज़ी से घट रहा है और अगर हम डीबी लगाते हैं तो कितना धीरे धीरे इसके कीमत में गिरावट
आ रही है। अगर 3 साल तक यूज करने के बाद इस मशीन को हम बेचते तो इसकी कीमत कितनी होती, फिर से इसको प्रेजेंट जो वैल्यू है इसमें हम माइनस कर देंगे तीसरे साल का डिप्रिसिएशन 1469 रुपये, तो इसकी कीमत कितनी हो गई, 2512 रुपये हो गई। ठीक है। अगर हम 3 साल यूज करने के बाद चौथे साल बेचते तो इसकी कीमत कितनी होती, तो इसका जो वर्तमान कीमत है माइनस चौथे साल का डिप्रिसिएशन, तो कितना हो गया 1585। और इसके बाद अगर मान लीजिए हम चौथे साल तक यूज करने के बाद 5वें साल बेचें तो इसमें हम इसको माइनस कर देंगे और 585 को। तो ये देखिए आखिर लास्ट में जो कीमत आया है वो कितना आया है, सैल्वेज के बराबर ही आया है। ठीक है ना। घट दोनों में रहा है, डीडीबी में भी घट रहा है और डीबी में भी घट रहा है, लेकिन घटने का जो अमाउंट है वो डीबी में डीडीबी में तेज़ी से घट रहा है और डीबी में धीरे धीरे घट रहा है। यही अंतर है दोस्तों दोनों में, और बाकी कोई अंतर नहीं है। ठीक है। अब इस डीडीबी को इस डीडीबी से जब ऐड करोगे आप तो टोटल आपकी वैल्यू 10,000 आ जाएगी, और जब इस डीबी बुक वैल्यू को या डीबी डिप्रिसिएशन के टोटल अमाउंट से आप ऐड करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। ठीक है। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और हम आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि हमको यहाँ पे डाउट है तो आप वीडियो थोड़ा सा पॉज करके देखिएगा, और जब आप ये वीडियो देखें तो साथ में प्रैक्टिकल भी करें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। बाकी इसके बाद भी अगर समस्या होती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक देखे हैं हमारी वीडियो तो जाहिर सी बात है कि आप फाइनेंशियल से रिलेटेड हैं और फाइनेंशियल के सभी फंक्शन सीखना चाहते हैं। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल जिसका नाम है ऑफिस नो प्रॉब्लम उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको अपडेट सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले उस फार्मूले को सीख सकें। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।